एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, द राइज ऑफ एम्पायर्स वाले चैप्टर का। आज हम लोग करेंगे अपनी वीडियो में पार्ट नंबर 2। शायद से आवाज थोड़ी सी वो लग रही होगी, बैठा हुआ गला काइंड ऑफ समथिंग, थोड़ी तबीयत डाउन थी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्लास में भी थी, अब थोड़ा काफी ठीक हो गई हूँ, बट अभी थोड़ा सा रहता है। बाकी आज की वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है, आपका ये वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। एंड जिन बच्चों ने वाली वीडियोस ना देखी हो वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आपका सब कुछ यहाँ तक का कंप्लीट हो गया है। हमने नोट्स रह गए हैं अभी हमारे चैप्टर 3 से लेकर के। ठीक है जी, चलो अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आज हमें पढ़ना है ट्रेड रूट्स एंड गिल्ड्स। ट्रेड क्या होता है पता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। जब एक सामान को हम बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो आपका ट्रेड है। ट्रेड के रूट्स का मतलब क्या है, अब जो जिस रास्ते से, रूट का मतलब है जो रास्ता है, जिस रास्ते से आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो, आप आ रहे हो, आप जा रहे हो, यहाँ मिल रहे हो, तुम खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उस रूट को हमने कहा है ट्रेड रूट। और गिल्ड्स क्या होते हैं, वो लोग जो मर्चेंट्स है, बेसिकली जो टाउन्स होते हैं ना, हम उन्हें कहते हैं आपका गिल्ड्स। अब हम इन सबके बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखो पहले कह रहे हैं कंडक्टिंग मिलिट्री कैंपेन्स। देखो यहाँ तक की पॉइंट में हमने ये देख लिया था किस किस तरीके से हमने देखा था, कोई जो अगर एक राजा है तो वो किस तरीके से एक अपने अंदर और रीजन करता है, अपने अंदर उसको और रीजन करना है तो वॉर के तरीके से करेगा, शादी के तरीके से कर सकता है, डिप्लोमेसी के तरीके से कर सकता है। ये वाला हमने पॉइंट पढ़ा था मगध के बारे में, थोड़ा बहुत ही क्या क्या चीजें हो रही थी, किस किस तरीके से एक्सप्लोर करता है राजा जो है किसी भी एरिया को, किस तरीके से रिलीजियस टॉलरेंस होती है, बाकी चीजें हमने यहाँ तक कवर अप कर ली थी। आप देखो यहाँ पे कह रहे हैं कंडक्टिंग मिलिट्री कैंपेन स्पेशली इन डिस्टेंट लैंड्स इज नॉट एज सिंपल एज माइट सीम। देख हम कह रहे हैं अगर हमें मिलिट्री कैंपेन करने, अपने मिलिट्री को भेजना है और एरिया कॉन्कर करने के लिए, खासकर अगर वो दूर है, वो एरिया अगर डिस्टेंट है तो वो आसान नहीं है इतना जितना शायद आसान आपको लग रहा होगा। कहते हैं मेंटेनिंग एन आर्मी इज अ कॉस्टली अफेयर। अगर आपको एक आर्मी को मेंटेन करना है तो बहुत महंगी चीज है, इतना आसान नहीं होता वो करना। देखो आप क्या करोगे, उसके लिए जो आपके सोल्जर्स हैं, जो आपके सिपाही हैं, आपको उन्हें खिलाना भी पड़ेगा, आपको उन्हें कपड़े भी देने पड़ेंगे, जो वाले होते हैं ना आर्मी वाले कपड़े, आपको उन्हें इक्विप करना पड़ेगा वेपन से। अब वो लड़ेंगे किस चीज से, थोड़ी हाथ से लड़ेंगे, थप्पड़ वप्पड़ मारेंगे नहीं ना, वो लड़ेंगे, वो कैसे लड़ेंगे, वो लड़ेंगे वेपन से। तो तोप है, गन है, बारूद है, कुछ भी चीजें आपको वो देनी होगी। और साथ साथ क्योंकि वो ये सारा काम आपके लिए कर रहे हैं तो आपको उनको पेमेंट भी देनी होगी। अच्छा, अब आप ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो कैवेलरी है, देखो एक होती है कैवेलरी जो मतलब जो आपकी वो होती है, जो घुड़सवार होते हैं उन्हें कहते हैं कैवेलरी। तो आपको कैवेलरी को मेंटेन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैरों से चलने वाले सोल्जर्स मिल जाएंगे, आपको फुट सोल्जर्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपका जो, अगर आपको आर्मी चाहिए तो आपको उसमें घोड़े, हाथी, ये भी आपको चाहिए। ठीक है, तो आपको वो भी करना पड़ेगा, आपको उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। रोड्स और शिप्स को बनाना पड़ेगा आपको, ताकि जिस रोड से आप जा रहे हो, जो रूट आपका है, आप वो देख सको, उस चीज को आपको सारा काम करना पड़ेगा। और इन सब चीजों के लिए आपको इकोनॉमिकली पैसा चाहिए, इकोनॉमिक पावर चाहिए, यानी कि बेसिकली आपको पैसा चाहिए ताकि आप रिसोर्सेज तक भी पहुंच सको, आपकी उन सब चीजों तक पहुंच हो सके, आप वहां तक पहुंच सको, आपको उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पेशली प्रोडक्शन और ट्रेड की जो हो रही है वो किसी भी एम्पायर को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होती है। हमें ये समझ में आ गया है कि भाई आपको एक एम्पायर को मेंटेन करने के लिए, हमने पढ़ा था एक होता है किंग, उस किंग का एक राज्य होता है जिसे हम बोलते हैं किंगडम। ठीक है, अब लेकिन जब ऐसे कई सारे किंगडम जो है मिल जाते हैं ऐसे, और यहाँ पे सबको वो हरा देता है वॉर्स लड़के या फिर मैरिज से किसी भी तरीके से, तो ये उसका एक रीजन सा खड़ा होता है बहुत बड़ा, जो बहुत सारे किंगडम से मिलकर बना होता है, जिसे हम बोलते हैं एम्पायर, जिसमें कई सारे अलग अलग किंगडम्स होते हैं और ये आपका होता है एम्पायर। तो कह रहे अब अगर आपको एक एम्पायर को मेंटेन करना है तो आपको उसके लिए पैसों की जरूरत है। पैसे के लिए बच्चा आपको प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा और आपको प्रोड्यूस करके आपको आगे ट्रेड भी करना पड़ेगा, बाय सेल भी करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का वेलफेयर कर सकते हो और तभी आप सबको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि आप एक अच्छे राजा हो तो आपको उनको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए देयरफॉर एस्टैब्लिशिंग एंड कंट्रोलिंग ट्रेड रूट्स ऑल ओवर द एम्पायर टेरिटरी एंड बियॉन्ड इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इसीलिए आपको, अगर आपको ट्रेड करना है तो ऑब्वियसली बात है आपको ट्रेड रूट चाहिए और उन्हीं ट्रेड रूट को बनवाना, उनको मेंटेन रखना, उसी के बारे में आप देखने वाले हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी
टेरिटरी में किसी भी एम्पायर के लिए। और आपका जो भी मान लो जो भी ट्रेड रूट है, अगर आपका उन पे कंट्रोल होगा, मान लो ये एक ट्रेड रूट है ऐसे आ रहा है, एक ट्रेड रूट है ऐसे आ रहा है, अगर आपका इस पे कंट्रोल है, यानी कि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है, जो भी यहाँ पर काम हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, मान लो यहाँ पे आप यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो आपका रीजन है ये वाला, ये आपका रीजन है और यहाँ से कोई गुड्स जा रहा है इस तरीके से, यहाँ पे मान लो बाहर के रीजन में जा रहा है, अगर आपने यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर लिया, आपने यहाँ टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो आपने इस ट्रेड रूट को कंट्रोल कर लिया। और कंट्रोल करके आप क्या करोगे, आप टैक्स यहाँ पे कलेक्ट कर लोगे और टैक्स कलेक्ट करते आपके पास क्या जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो आपको ट्रेड रूट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि आप टैक्स कलेक्ट कर सको, अपना इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सको, पैसा वहां से जनरेट कर सको। तो कह रहे हैं दैट वे द गुड्स ट्रेडेड विल ग्रो इन क्वांटिटी एंड वेराइटी। अब इस तरीके से क्या होगा, जो गुड्स यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं वो बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है, उनकी भी ग्रोथ होगी और ज्यादा ट्रेड होगा, यानी कि प्रोड्यूसर्स के लिए ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा ट्रेड होगा, जितनी ज्यादा बाइंग सेलिंग होंगी तो प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूस करेंगे, है ना। और टैक्स का कलेक्शन भी ऑब्वियसली बात है, जो राजा है जिसने उस ट्रेड रूट को कंट्रोल कर रखा है, अगर यहाँ से कोई जाना है, यह राजा मेरा है, तो मैंने रूट को कंट्रोल कर लिया कि जब तक तुम मुझे टैक्स नहीं दोगे, जब तक तुम मुझे यहाँ पे टैक्स नहीं दोगे, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ऐसे ही यहाँ पे मैंने बोलते जब तक तुम टैक्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये जो रीजन है ये किसी और का है, उसने बोला अगर तुम्हें यहाँ से ऐसे आना है अब तुम पहले मुझे यहाँ पे टैक्स दो। तो यानी कि क्या हो रहा है, आप टैक्स को कलेक्शन के लिए बेसिकली ट्रेड रूट्स का होना बहुत जरूरी है और उनको कंट्रोल करना राजा के लिए बहुत जरूरी है। अब अगर बात करूं रिटर्निंग टू द केस ऑफ एंशिएंट इंडिया, व्हाट वुड हैव बीन द ट्रेडेड गुड्स। अगर मैं बात करूं एंशिएंट इंडिया की, जो आपका एंशिएंट पीरियड था, उस टाइम पे क्या लगता है आपको, जो गुड्स ट्रेड हो रहे हैं, जिन गुड्स की बाइंग सेलिंग हो रही है, खरीदारी हो रही है, सेल हो रहा है, वो कौन से गुड्स होंगे, क्या होगा। तो कहते हैं देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस ऑन दिस। भाई इसके लिए हमारे पास बहुत सारे सबूत है, एविडेंस है। प्लेंटी का मतलब बहुत सारे, एटलीस्ट आपको पता है दो तरह के, मैंने पहले समझा रखा है, दो तरह के एविडेंस होते हैं। एक होते हैं हमारे पास लिटरेचर से, जो हमारे लिटरेरी एविडेंस होते हैं, और एक होते हैं हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, जो हम कहते हैं किसी भी साइट पे आप गए, किसी भी लोकेशन पे आप गए, आपने वहां गए, आपने यहाँ पे खुदाई करी, वहां निकाला, कुछ मिल गया कुछ, तो वो आपका क्या है, जब उनको स्टडी कर रहे हो, किसी भी एरिया में जाकर कुछ मिल रहा है आपको, तो वो आपके आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। और जब कोई लिटरेचर है, कोई लिक्विड चीज है, कोई किताब है, कोई एपिक है, कुछ भी है, कोई मनुस्क्रिप्ट है, तो आप जब उसको पढ़ के कर रहे हो तो वो आपका है लिटरेरी सोर्स। तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं आपके हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए कि भाई कौन से गुड्स को ट्रेड करा गया, क्या था। मान लो मैंने बताया था कि मान लो कोई भी गुड है, कोई लकड़ी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी कोई आयरन है, मान लो आयरन है, आयरन अगर हमारे इंडिया में मिल गई थी और वही आयरन का पीस, वही विद दैट मान लो कोई कॉइन है, कुछ भी है, अगर वो मुझे कहीं और भी मिल जाए, यानी कि ट्रेड यहाँ पर हुआ है इन दो कंट्रीज के बीच में। अगर मैं बोलूं इंडिया का कॉइन जो है मुझे वो अफ्रीका में पाया गया, या आपका इंडिया का कॉइन मुझे अफ्रीका में मिला, यानी कि इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में उस टाइम पे ट्रेड होता था, तभी तो मुझे यहाँ का कॉइन यहाँ मिला ना, तो समझ जाऊंगी यहाँ पे ट्रेड हुआ है। तो वही बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब देखो किन किन चीज का जो है ट्रेड होता था। टेक्सटाइल्स का आपको पता है, इंडिया में टेक्सटाइल्स अच्छी थी, उसका ट्रेड होता था। स्पाइसेस भी इंडिया में बहुत अच्छी थी, और एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस, क्योंकि आज भी बहुत पॉपुलेशन है जो प्रोडक्शन ही कर रही है एग्रीकल्चर में, तो वो भी। अब मान लो लग्जरी आइटम्स है जो बाहर से मान लो इंडिया के अंदर आ रहे हैं, जेम्स है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर थे, कुछ एनिमल्स वगैरह है, इन सब चीजों का, इन सब सामान का, एनिमल्स का यहाँ पे ट्रेड होता था। कह रहे हैं अब हम ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं थी, हम कह रहे हैं जो कई इंडियन गुड्स थे वो लैंड के सहारे, मान लो आपका ऐसे ऊपर की तरफ से होकर इधर गए यूरोप कंट्रीज में, यहाँ से लैंड से होकर चाइना में चले गए, ईस्ट एशिया की तरफ, इस तरीके से। यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो लैंड जो वहां पे ट्रेड हो रहा है वो आपका ट्रेड सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हो रहा है, नहीं। एक सेकेंड, सॉरी, ओके फाइन, ये भी हट गया, ओके जस्ट अ सेकेंड, ये था। और ये मैंने सामान का बताया कि कौन सा सामान कहाँ पे ट्रेड हो रहा। ठीक है, ये था, ओके ठीक है। अब देखो, सॉरी क्या हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रही हूँ भाई मैं, सिंपल सी बात कि यहाँ पर अलग अलग चीजों का यहाँ पे ट्रेड हुआ है, और उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ बल्कि इंडिया के बाहर भी ट्रेड हुआ है, चाहे वो लैंड के सहारे हुआ हो और चाहे वो सी के सहारे हुआ हो। अब देखो मैं यहाँ पे कह रही हूँ मोर ऑफन, तो एक बार क्या होता था, हाँ, मोर ऑफन देन नॉट जो ट्रेडर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं था जो अपना बिजनेस कैरी कर रहा था, बल्कि उनको दिखा था बहुत सारे एक लोग थे। मान लो देखो क्या हुआ यहाँ पर, एक ट्रेडर का मतलब ये नहीं कोई एक इंसान है जो ट्रेड कर रहा है, नहीं,
बल्कि एक पूरा का पूरा ग्रुप है ट्रेडर्स का। ये नहीं कि एक इंसान ट्रेड कर रहा है, बल्कि ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो इन्होंने अपना ग्रुप फॉर्म कर लिया, ये इस पर्टिकुलर चीज का ट्रेड कर रहे हैं, ये ट्रेडर है, ये ट्रेडर है, ये ट्रेडर है, इन्होंने अपना ग्रुप फॉर्म कर लिया, ये इस चीज का ट्रेड कर रहे हैं। इसी को हमने कहा आपका गिल्ड्स। क्या कहा बच्चा आपका? गिल्ड्स। यानी कि जो ट्रेडर्स के ग्रुप्स होते हैं, जो उनके एसोसिएशंस होती हैं, उन्हें हमने बोला है गिल्ड्स। चाहे वो ट्रेडर्स की हो, चाहे वो मनी लेंडर्स की एसोसिएशन हो, ग्रुप हो उनका, चाहे एग्रीकल्चरलिस्ट का ग्रुप हो। बेसिकली क्या है, उन लोगों को ये समझ में आया था कि भाई अलग अलग अकेले काम करने से बेटर अगर हम लोग ग्रुप में काम करेंगे। तो इन्हीं गिल्ड्स को हम बोलते हैं श्रेणी। क्या बोलते हैं हम लोग? श्रेणी। आगे भी इसके बारे में पढ़ोगे थोड़ा सा। बेसिकली क्या है यहाँ पे कि भाई जो गिल्ड्स हैं वो क्या है, उनको ये समझ में आया अकेले काम करने से बेटर है एक साथ काम करना, कई लोगों का मिलकर। तो उन लोगों ने ग्रुप फॉर्म करे, कुछ एसोसिएशन फॉर्म करी, चाहे ट्रेडर की हो, चाहे क्राफ्ट पर्सन की हो, चाहे मनी लेंडर्स की हो, किसी के भी हो, लेकिन आपके यहाँ पर गिल्ड्स फॉर्म हुई। कहते हैं एज फार एज एविडेंस जैसा दिखाता है। एक गिल्ड में क्या होता है, एक गिल्ड में क्या होगा, मतलब अगर कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में क्या होगा? एक तो हेड होगा। अब जो वो हेड है बच्चा, वो आपका हेड है, इलेक्टेड हेड। अच्छा, फिर कह रहे हैं कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जो कि जिनमें कुछ क्वालिटीज होती हैं, जो कुछ ना कुछ काम करते हैं। एक इंसान हेड पे बैठा है जो कुछ ऑर्डर दे रहा है, काम कर रहा है, और बाकी जो कौन है, एग्जीक्यूटिव लोग हैं जो सारा के सारा काम वो संभाल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो गिल्ड्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट बने। गिल्ड्स में ऐसा क्या था बेसिकली जो चीजों से वो इंपॉर्टेंट बन गए इतना? पहला क्या था? दे ब्रॉट टुगेदर पीपल हु एंडेड अप बीइंग कोलैबोरेटर्स। अब देखो क्या होता है कि उसमें अब ऐसे लोग आ गए, मान लो ये भी एक ट्रेडर है, ये भी एक ट्रेडर है। अब ये आपस में compete करने की बजाय कि मैं तेरे से ज्यादा ट्रेड करूंगा, मैं ट्रेड करूंगा, ये आपस में जुड़ गए, ये आपस में लोगों ने कोलैबोरेट कर लिया। इससे क्या हुआ? फायदा होगा, दोनों का फायदा होगा और लोगों का फायदा होगा। ठीक है, लोगों का भी क्या होगा? फायदा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? गिल्ड्स का बेनिफिट एक ये हुआ। तो अगर आपसे पूछ ले कि बेनिफिट क्या होता है गिल्ड्स का, तो पहला काम ये होगा कि यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, जो भी हैं, वो यहाँ पे कंपिटिटर्स नहीं बने बल्कि कोलैबोरेटर्स बनकर एक साथ आ गए, ताकि उनको ये होगा भैया वो रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, मार्केट में जो भी मिल रहा है सप्लाई एंड डिमांड का ध्यान में रख सकते हैं, ये काम करेंगे, जिससे बहुत सबका भला होगा, ऑब्वियसली बात है। सेकंड कह रहे हैं एन एंशिएंट टेक्स्ट पुट दैट कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स, हर्ट्समैन, मनी लेंडर्स, आर्टिसंस हैव अथॉरिटी टू ले डाउन रूल्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। यानी कि अब वो लोग अपने खुद के रूल्स बना सकते हैं। अब क्या हुआ भैया, एक पुराण कथा में कहते हैं लिखा होता था ऐसा कि जो भी ये अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ना, इनके पास इतनी ताकत होती है कि ये अपने लॉज, अपने रूल्स खुद बना सकते हैं और किंग इंटरफेयर नहीं कर सकता। किंग जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये ताकत उस टाइम के लोगों में, जो ट्रेडर्स है, जो अलग अलग ग्रुप है बेसिकली, उनमें होती थी। सुना ना वो कहावत, सुनिए ना, एकता में कितना बल होता है। वही वाली बात है। आप सोचो यहाँ पर कि ये एक पर्टिकुलर लोग हैं, इनका ग्रुप है, इनके अपने अलग रूल्स है, अपने रेगुलेशंस है। इसमें जो किंग है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में कहूँ, कहीं ना कहीं मैं कहूँ एक भावना यहाँ पर डेमोक्रेसी की आ रही है, जहाँ पे लोग अपना काम कर पा रहे हैं। अगर जैसे बताऊं ना, आज आपके ना वो होते हैं, इंडिया की बात करूं, इंडिया में ना प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। बहुत लंबा, वैसे बहुत बड़ी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर नाम दूं, अगर कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, नाम समझ में आ रहा होगा, प्रेशर ग्रुप का इनका काम क्या होता है कि ये गवर्नमेंट पे ना प्रेशर डालते हैं कि इनके लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम करो आप। एग्जाम्पल के लिए फार्मर्स का होता है ये, ट्रेडर्स का होता है ये, वुमेन का होता है ये, इन लोगों का अपना ग्रुप होता है बेसिकली। ठीक है, तो जिसे हम बोलते हैं यूनियन, तो यूनियन, वुमेन, ट्रेड यूनियन, फार्मर्स यूनियन, वो होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स, जो कि बेसिकली अपने लोगों के लिए, वुमेन के लिए कोई लॉ लाना है तो ये सबके साथ जो वुमेन है वो बैठ गई यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, कुछ काम कर रही है, बोल रही है, प्रेशर डाल रही है गवर्नमेंट पे क्या करना चाहिए। सेम ऐसे ही मान लो फार्मर्स के लिए कोई लॉ लेकर आई गवर्नमेंट और उनको पसंद नहीं आया, तो जो फार्मर्स सारे सारे वो धरने में बैठ जाएंगे, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए ऐसा करो, वैसा करो, तुमने गलत कर दिया। तो वो क्या है? वो प्रेशर ग्रुप्स है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे उस टाइम के लोगों की बात कर रहे हैं जो कि आपके गिल्ड्स होते थे, जिनके पास इतनी ताकत होती थी कि वो गवर्नमेंट जो आपको यानी कि जो किंग है उनसे हटकर अपने अलग रूल्स, अपने लॉज, अपने रेगुलेशन जो है बना सकते हैं। तो ये आपके हुए दो बेनिफिट ऑफ गिल्ड्स। कहते हैं जो गिल्ड्स है भैया वो इंडिया के बहुत सारे अलग अलग पार्ट से फैल जाते हैं और बहुत सालों तक, सेंचुरीज यानी कि बहुत सौ सालों तक वो यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद जो है कई 100 साल बाद वो फॉर्मली नहीं रहते हैं, लेकिन बाद तक भी हम उनका इन्फ्लुएंस जो है अपने एक्टिविटीज वगैरह में देखते हैं। इवन आज तक भी हम देखने को मिलता है हमें कई जगहों पे। और आज हम कहते हैं जो इंस्टीट्यूशन है गिल्ड्स का, वो एक्सीलेंट एग्जांपल था उस टाइम पे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि आप जो गिल्ड है, क्योंकि वो अपना काम खुद कर रहे हैं, अपने आप को वो लोग खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक तरीके से हमें दिखता है उस समय में लोगों के अंदर कितनी इंटेलिजेंस थी कि उन्होंने क्या कर रखा था, खुद
सेल्फ खुद से अपने जो पूरा का पूरा ग्रुप है उसको ऑर्गेनाइज कर रखा था और उसकी उनके अंदर ताकत भी थी, एबिलिटी थी, क्षमता थी कि वो ऐसा कर सके। एक तरीके से उस समय के लोगों की इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस जो होती है, जो दिमाग की इंटेलिजेंस होती है, उसको ये चीज दिखाती थी। उनकी अपनी अलग कमिटीज है, काउंसिल्स है, जो भी है। इनडेट क्या होता है, इनफैक्ट क्या बोल रही हूं मैं, एक एनलाइटेंड जो रूलर है, एक नॉलेजेबल रूलर है, वो लेट पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। कह रहे हैं यहाँ पर अगर एक दिमाग वाला अच्छा एक रूलर है तो वो करने देगा ऐसा, वो रोकेगा नहीं इस चीज को, क्योंकि इस तरीके डेवलपमेंट हो रहा है लोगों का और सबका फायदा भी हो रहा है। तो अगर वो अच्छा रूलर है, वो दिमाग वाला रूलर है, तो वो ऐसा करने देगा, लोगों को जो खुद को ऑर्गेनाइज करने देगा और रिफ्रेन करेगा, यानी खुद को रोकेगा उनके उस लोकल इंस्टीट्यूशंस में घुसने का। मतलब वो खुद को रोकेगा कि वो ना ही घुसे उन सब चीजों में, उसमें इंटरफेयर करने के लिए खुद को उसमें रोकेगा। वो इंटरफेयर नहीं करेगा अगर वो लोग खुद से काम कर रहे हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको पता है कि सही तरीके से कर रहे हैं, बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, तो वो जो किंग है, जो रूलर है, वो इंटरफेयर नहीं करेगा। समझ में आ गई वाली बात। अच्छा, अब देखो बात कर रही हूँ मैं, लेट्स एक्सप्लोर की यहाँ पे कुछ चीजें कह रहे हैं। ऑब्जर्व द मैप ऑफ ट्रेड रूट्स, आइडेंटिफाई ज्योग्राफिकल फीचर्स दैट हेल्प ट्रेडर्स ट्रेवल अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट। देखो यहाँ पे दिखा रखा है आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स दिखा रखे हैं 500 बीसी के बाद के, जो आपको दिखा रखे हैं। अब देखो यहाँ पर बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे देखो तक्षशिला शुरू हो रहा है, ये यहाँ से आता हुआ एक रूट इस तरीके से आ रहा है, ये एक रूट अलग है, ठीक है, ये रेड वाला रूट अलग है, इस तरीके से आ रहा है बाहर से, ये ऐसे आ रहा है यहाँ पे गुजरात को कनेक्ट करता हुआ, फिर ये अलग आ रहा है काशी से उज्जैन वगैरह कनेक्ट करता हुआ, श्रावस्ती से आ रहा है कौशाम्बी वगैरह। तो यहाँ पे अलग अलग रूट से, यहाँ पे देखो आपका ये था उत्तरापथ, जो कि यहाँ शुरू हुआ तक्षशिला से पाटलिपुत्र वगैरह तक आएगा। ये आपका है, यहाँ से मान लो इधर से ऐसे आ रहा है और यहाँ से आता हुआ ये आपका दक्षिण पथ है, जो शुशंगा वगैरह में जाता है आपका, हमने अवंती वगैरह में ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ट्रेड रूट्स है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग रास्ते चल रहे हैं, यहाँ पे लोग यहाँ पे ट्रेवल करेंगे, यहाँ पे ट्रेड करेंगे, यहाँ सामान लेके आएंगे, यहाँ तक पहुंचाएंगे, फिर यहाँ से वो सामान यहाँ भी जाएगा और यहाँ से वो सामान यहाँ भी जाएगा, इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। तो ये सब क्या आपके ट्रेड रूट्स है, ठीक है जी। आप देखो कह रहे हैं व्हाट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन दीज रोड्स डू यू थिंक वर अवेलेबल एट दैट टाइम। आपको क्या लगता है कि उस समय पे कौन से ट्रांसपोर्ट के मोड्स थे जो अवेलेबल होंगे, कौन से होंगे? वो देखो कार्ट होगी, बुलक कार्ट वगैरह, कैरियर्स रथ होंगे, वॉकिंग चल के लोग जाते होंगे, और या फिर घुड़सवारी या कोई भी एनिमल पे बैठ के वो लोग आप जो है ट्रेवल के लिए या सामान को लेके जाने के लिए, ट्रेड करने के लिए वो लोग लेके जाते होंगे। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट बात करती हूँ राइज ऑफ मगध की। आपने मगध के बारे में पढ़ा हुआ है, पहले भी हमने इसके बारे में लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा, जहां पे हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था। अब जनपद क्या होते हैं, महाजनपद क्या होते हैं, सब मैंने पहले आप लोगों को समझा रखा है। अगर आप लोगों ने वाली वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज पहले जाकर उनको देख लो, वरना आपके काफी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं हो पाएंगे। कहते हैं यहाँ पे जो पीरियड था यहाँ पे 6th और 4th सेंचुरी बीसी का, आपको पता है, मैंने पहले बता रखा है ऑल्डो आप लोगों को किस तरीके नंबर लाइन है। मान लो यहाँ पे आपका 0 है, जो हम मानते हुए बीसी की शुरुआत हुई। इसके बाद आपका 1 बीसी आता है, इसके बाद 2 बीसी, जैसे आपके चलते हैं ना नेगेटिव में चलता है इंटीजर्स, तो 3 बीसी, फिर 4 बीसी, फिर 5 बीसी और फिर 6 बीसी। यानी कि पहले आपका 6 बीसी आया होगा, उसके बाद 4 बीसी आया, और जब ये 0 हुआ, 0 के बाद अब आपका एडी चल रहा है 1 2 ऐसे करते करते 3 ऐसे करते करते आज आपका 2025वां एडी चल रहा है, क्योंकि ईयर आपका उतना ही चल रहा है। तो अगर हमें निकालना होता है भाई आज से 2025 से मैं कितना पहले की बात करूं, तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ 2025 में, जितना भी मुझे यहाँ पे ऐड करना है कि 25 साल यहाँ पे हो जाएंगे, इतने साल यहाँ पे हो, ठीक है। उस अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा रखी है वो सब चीजें। अब देखो मैं कह रही हूँ उस टाइम पे क्या हुआ था, काफी चेंज हुआ था नॉर्थ इंडिया में। हमने देखा है कि 6th सेंचुरी बीसी के बाद वैसे भी आपका महाजनपद की ग्रोथ हुई थी। हमने देखा था 16 महाजनपद आए थे, उनके बहुत बड़े बड़े किंगडम थे नॉर्थ इंडिया में, सेंट ऊपर की तरफ नॉर्थ इंडिया में, और आपके नीचे की तरफ सेंट्रल इंडिया में, सारे पूरे एरिया में काफी जो महाजनपद वो आपके थे। हमने देखे थे उनके असेंबली सिस्टम, जिसमें हमने कहा था सभा होती है भैया, समिति होती है, और किस तरीके से वहां पे जो रूरल का किंग का चुनाव होता है। कहीं पे जो किंग की पोजीशन है वो हेरिडेटरी होती है, कहीं पे किंग का जो चुनाव है वो डेमोक्रेटिक तरीके से होता है, सबका अलग अलग। हमने कहा उसमें से एक था आपका मगध, जो कि आज का आपका बिहार है, और वहां के जो आसपास के कुछ एरियाज है हमने देखा हुआ है पहले। ये आप देख लो यहाँ पर, ये जो पूरा का पूरा एरिया ये आपका मगध का एरिया है, ठीक है। ये वाला और बड़ा एरिया, ये सारा का सारा क्या था, आपका मगध था। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंस में आता है, और क्यों मगध क्यों ग्रोथ हुआ आगे समझोगे अभी आप। और उसी के बाद जो इंडिया का पहला एम्पायर जो है वो बनता है। आपको ये बात याद रखनी है कि इंडिया का फर्स्ट एम्पायर मगध बना था,
मगध जो है क्या था, इंडिया का फर्स्ट एम्पायर था। और एम्परर जिसने वो खड़ा किया था वो आपका था हरियनका डायनेस्टी के आपके कौन थे, देखो यहाँ पे लिखा आपका अजात शत्रु, लेकिन वहां पे एक्चुअल में आपके बिंबिसारा थे जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। बिंबिसारा शुरुआत करी थी इन्होंने, लेकिन इसके बाद जब आपका इसके बाद जो अजात शत्रु आया था जो इनसे ज्यादा पावरफुल थे, इन्होंने जो है मगध को एक डोमिनेंट सेंटर जो है पावर का वो बनाया था, इसलिए आपको इसकी बात करी गई है। फिर आपको यहाँ बताए हुए कुछ चीज आपको मिस नहीं करनी है, कुछ रिलीजियस फिगर्स के बारे में बता रखा है। सिद्धार्थ गौतम आपको पता होगा जिन्हें हम बुद्धा के नाम से जानते हैं, और वर्धमान महावीर जिन्हें हम वो जानते हैं जो कि अजात शत्रु के टाइम पे थे, लेकिन ये आपके जैन थे। तो वर्धमान महावीर जो कि आपके जैन थे, ठीक है, जिनसे आज आपका जैन का जो रिलीजन है वो आ रखा है। और जो बुद्धा थे सिद्धार्थ गौतम, जिनसे आज आपका बुद्धिज्म वाला जो रिलीजन है वो आ रखा है। तो ये भी उस टाइम पर थे, सबका आप उसके बारे में आप देखोगे क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कुछ कुछ उनके बारे में। अब देखो बात करती हूँ मगध की। मैंने बताया भाई मगध इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बना, मगध इतना इंपॉर्टेंस में क्यों आया, वो उसका रीजन क्या था। पहला पॉइंट जो ये आपसे जरूर पूछता है एग्जाम में कई बार कि भाई वाई मगध इमर्ज आज द ग्रेटेस्ट और द पावरफुल सेंटर ऑफ पावर, ऐसा क्यों बना वो ग्रेट सेंटर ऑफ पावर, वो क्यों बना। अब देखो क्यों, फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे क्योंकि भैया वो लोकेशन उसकी, क्योंकि उसकी जो लोकेशन थी वो थी रिच गंगा प्लेन्स में। अब अगर गंगा प्लेन्स में है और काफी रिच फर्टाइल है वो एरिया, तो ऑब्वियस बात है फर्टाइल लैंड होगा, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा तो पैसे अच्छे आएंगे। फॉरेस्ट वहां पे अच्छा था तो प्लांट्स वहां पे जो टिम्बर लकड़ी वगैरह काफी मिल गई, वहां एलिफेंट्स वगैरह भी थे, ठीक है जी। ऑल्सो मैंने बोला जो आयरन का यूज हुआ था, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था किस तरीके से पहले ब्रॉन्ज और कॉपर थे, उस टाइम पे एग्रीकल्चर इतना ग्रो नहीं करा, लेकिन जैसे ही 500-600 बीसी के आसपास आयरन की डिस्कवरी हुई थी, बेसिकली 600 बीसी के बाद आयरन की जब डिस्कवरी हुई और जब वो सेकंड अर्बनाइजेशन में उससे पहले जब वो आ गया था, पार्ट लिया था उसने उस टाइम पर ही, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसका बन गया था हिस्सा, क्योंकि आयरन आते ही हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो गया और हमारे वॉरफेयर करने के लड़ने के जो इक्विपमेंट्स थे वो बहुत अच्छे हो गए। अगर मान लो आपका एग्रीकल्चर अच्छा कैसे हुआ, अब आपके पास क्या है, अच्छे आपके आयरन के प्लो हैं, जो कुल्हाड़ी वगैरह होती है बड़ी से, जिससे आप लैंड को टिल करते हो, आपके पास वो है। आपने अगर अच्छे से लैंड जो है पहले प्लेन था, आपने जितना अच्छे से आप उसको टिल करोगे, उतना अच्छे से आप सीड बोओगे, उतना अच्छा जो आपका प्रोडक्शन होगा, वही बोल रहे हैं। और क्या है, जो आयरन के वो होते हैं ना, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो आपके बेसिकली वो इक्विपमेंट्स एग्रीकल्चर करने के लिए और लाइटर होते हैं, और साथ साथ जो वेपन्स हैं उसके, जो आप लड़ने के लिए बनाते हो, जो वॉरफेयर में काम करने के लिए आप बनाते हो, जो वेपन्स वगैरह होते हैं वो उतने हल्के होते हैं और बहुत शार्प होते हैं, जिससे ऑब्वियसली बात है आर्मी की जो कैपेबिलिटीज है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो ये आपके हुए मेन 2 रीजंस कि भैया जो मगध है उसमें इतना वो इंपॉर्टेंट सेंटर जो है क्यों बना। तो फर्स्ट आप क्या बोले, कुछ और पॉइंट्स पढ़ोगे अभी अब, लेकिन जो फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि जो मगध की लोकेशन है बहुत अच्छी जगह पर थी, फर्टाइल गंगा प्लेन्स में थी, रिसोर्स रिच है, एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा था, फॉरेस्ट थे, टिम्बर अच्छा मिल रहा था। सेकंड मैंने बोला आयरन का जब यहाँ पे यूज होना शुरू हुआ, इससे चाहे वॉरफेयर में हुआ तो वॉर के वेपन्स अच्छे बने, शार्पर हुए, लाइटर हुए, और एग्रीकल्चर में जो आपके प्लो बने, आपके एक्सेस बने, जो भी बना आपका स्वॉर्ड है वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें हैं, तो वो जब बनी उससे आपका जो प्रोडक्शन है वो काफी इंक्रीज हुआ था। ठीक है, अब देखो ये आपको दिखा रखा है कुछ सांची स्तूपा के बारे में कि भाई किस तरीके से जो सोल्जर्स हैं वो एलिफेंट वगैरह से वो जा रहे थे और बुद्धा के एक्चुअली वो रेलिक वगैरह लेने गए थे। बुद्धा की रेलिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा इमेज, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि बुद्धा से रिलेटेड हो, जो उसका उन्होंने यूज करा हो, कोई पहना हो, कुछ भी हो, उन्हें हम बोलते हैं आपका बुद्धा। और इस तरीके आपको दिख रहा है ये इस तरीके से यहाँ पे देखो ये लोग लेकर आ रहे हैं बाद में, और इसको ऊपर छत्र से जो ऊपर होता है ढकने वाला, उससे देखो ये ढक भी रखा है किस तरीके से। तो यहाँ से वो लोग लेने जा रहे थे दूसरी जगह पे वॉर वगैरह करके, बैटल लड़के, और वहां पे और उसके बाद जो यहाँ पे जब पहुंचे इन लोगों ने जीता, और जीत के जो बुद्धा की रेलिक थी उसको उनसे ले भी लिया और छत्र से ढककर वो लोग लेकर भी आ रहे थे। तो वही आपको दिखा रखा है, आपको आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लोरर पूछ भी रखा है इवन, भाई आपको क्या लगता है कि वेपन जो है आयरन से बने हुए और किस किस तरह के हो सकते हैं। तो स्वॉर्ड आपका होगा तलवार, ड्रैगर आपका होता है खंजर को बोलते हैं ड्रैगर, जो बिल्कुल छोटा सा होता है ना, इतना छोटा सा ऐसे मार देते हैं, तो वो आपको होता है खंजर। एरोहेड का मतलब क्या होता है, जो ऐसे होता है लंबा सा होता है और फिर आगे जो है उसमें वो लगा होता है। मैं कैसे बताऊं, जैसे जैसे आप हंटिंग करते हो बेसिकली एनिमल्स को, जैसे मार देते ना, दूर से फेंको और जाके लगेगा उसके तो एनिमल्स वहीं गिर जाएगा, उसे आप बोलते हो एरो हेड। स्पीयर्स आपको होता है मतलब बेसिकली खंजर का बड़ा रूप, लंबा सा होता है वो होता है। और एक्स का मतलब होता है आपका जो कुल्हाड़ी काइंड ऑफ होती है, उसे आप बोलते हो एक्सिस। तो वो आपका आयरन से क्या क्या बन सकता है आपने वो देखा।
फिर आपसे कह रहे हैं भाई, आपसे पूछा हुआ है कि आपने देखा इस पैनल के लेफ्ट पार्ट में आपको दिखा ये कैरोसल, जैसे हमने कहा है छत्र, ये यहाँ पर था। आपको क्या लगता है कि अगर आप बुद्धा की इमेज लेकर आ रहे हैं, बुद्धा कोई भी सामान लेकर आ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो उसको ढककर क्यों ला रहे हैं इस तरीके से? तो भाई क्यों ला रहे होंगे? ऑब्वियसली बात है, प्रोटेक्शन के लिए, ताकि प्रोटेक्शन बनी रहे, उनको इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर देने के लिए, सम्मान देने के लिए, उनकी डिग्निटी जो है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो ताकत है बेसिकली, जो हम उनको इधर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको इतना मान रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं बेसिकली, उसके लिए यहाँ पर ऐसा कर रहे होंगे। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि क्यों ढककर ला रहे होंगे उसको, बारिश आए, कोई मौसम खराब हो, ढक सके, प्रोटेक्शन के लिए ऑब्वियसली। अच्छा, अब देखो, अब एक और पॉइंट क्या आएगा आपका, और क्यों मगध राइज हुआ। अब आपको, आपने जब ये समझा कि भैया एग्रीकल्चर, मैंने कहा वो अच्छा होगा, अगर एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है यानी कि प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो आपके पास पैसा अच्छा आएगा, तो अमाउंट जो है पैसा है वो अच्छा आएगा। अब इससे देखो क्या होगा, क्योंकि अब सरप्लस आप प्रोड्यूस, देखो सरप्लस का मतलब क्या होता है, अगर मान लो मुझे जरूरत है मेरे पूरे गांव के लिए, पूरे मगध के लिए 100 टन गेहूं की, लेकिन क्योंकि अब एग्रीकल्चर अच्छा हो गया, ध्यान सुनना, कि मुझे मान लो अपने मगध के लिए जो रूलर है वो चाहता है कि भाई तुम मेरे, हमारे एरिया में ना तुम 100 टन जो है गेहूं प्रोड्यूस करो, क्योंकि हमारे एरिया में उतना ही चाहिए। लेकिन अब क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छा हो गया, क्योंकि जो वेपन्स बने आयरन के वो अच्छे बने, तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे 100 की जगह मान लो इस साल 150 टन का प्रोडक्शन हो गया। तो क्या हुआ, जितनी मेरे को जरूरत थी उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। तो जब आपकी जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए उसे आप बोलते हो सरप्लस। और अगर मान लो मुझे 100 टन की जरूरत है और प्रोड्यूस हो रहा है 90 टन, तो यानी कि वो 10 की कमी रह गई, उस कमी को आप बोलते हो बच्चा डेफिसिट। लेकिन यहाँ पे क्या आपका सरप्लस रहा। अब क्योंकि यहाँ पे सरप्लस यानी कि जिससे जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जो फूड ग्रेन से प्रोड्यूस हुआ, अब जो लोग थे ना वो बाकी काम पे फोकस करने लग गए। अब सबके साथ एग्रीकल्चर में नहीं लग रहे हैं, अब वो लोग बाकी काम भी कर रहे हैं। अब बाकी काम अगर करेंगे तो उससे फायदा होगा ऑब्वियसली। और मान लो एग्रीकल्चर में पहले सब लोग लगे हुए थे तो इतना सामान प्रोड्यूस हो रहा था, अब इन सब की वजह अगर आधे लोग भी लगे हुए हैं तब भी सामान इतना प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि अब जो आपका वेपन है, जिससे आप काम कर रहे हो, जो टूल है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो अच्छा हो गया है। तो अब वहां पे कम लोग लगेंगे और जो बाकी लोग हैं वो बाकी काम में लगेंगे, तो यहाँ से भी इनकम हो रही है और वहां से भी इनकम हो रही है। इससे क्या होगा, अब बाकी काम जो बाकी लोग हैं वो और काम में लगे, चाहे वो क्राफ्ट में लगे, चाहे कहीं भी लगे, जिसकी भी उन्हें लग रहा है कि डिमांड है, चाहे हमारे अपने एम्पायर के अंदर, चाहे एम्पायर से बाहर कहीं भी डिमांड है, वहां वो लोग लगेंगे। ऑल्सो आप देखोगे गंगा और सोन नदी है यहाँ पर, तो उससे आपका एडवांटेज मिल जाएगा अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, शिप वगैरह के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो उस चीज को। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा मगध के बढ़ने का, मगध के बढ़ने का। मगध के जो 16 के 16 महाजनपद थे उसमें से मगध का एकदम से बढ़ जाना, वो किस किस रीजन से था, ज्योग्राफिकल एडवांटेज जो है उसका वहां पर, उस रीजन से मैंने बोला। गंगा सोन नदी है, उस रीजन से मैंने बोला। अब जो सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है, आयरन का यूज यहाँ पे अच्छा होने लगा, उसकी वजह से सरप्लस प्रोड्यूस हुआ, उससे इनकम बढ़ेगी लोगों की, वो मैंने बोला आपको। ऑल्सो मैंने बोला वो गंगा वाले प्लेन्स में है तो एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है वहां पे, टिम्बर अच्छा है वहां पे, ये सब चीजें मैंने यहाँ पर बोली और ये रीजन यहाँ पे रहा जिसकी वजह से मगध का राइज हुआ। अब आप देखोगे भैया कि 5th सेंचुरी बीसी के आसपास यहाँ पे महापद्मानंदा आते हैं, ये एक और रूलर थे जिनका जो डायनेस्टी है उनकी, उसका नाम है नंदा डायनेस्टी। अब डायनेस्टी का मतलब क्या होता है प्लीज मत पूछना, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है, इसका मतलब होता है वंशज, जो पापा के बाद बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, जो चलता रहता है ना, ऐसा आप बोलते हो डायनेस्टी, जो वंशज है आपका। कहते हैं उसने क्या करा था, कई सारे जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उनको अपने अंदर लिया था, उनको यूनिफाई करा और उसको ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में अपने एम्पायर का पार्ट बना लिया। और बल्कि आप देखते हो जो महापद्मानंदा है ना, पता है वो बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, मतलब उन्होंने इकोनॉमी इतनी बड़ी कर ली थी कि उनके पास बहुत 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 ज्यादा पैसा हो गया था, इतना पैसा था उनके पास। उन्होंने अपने कॉइन्स वगैरह इशू करने शुरू करे, जो तो दिखा रहे हैं उनकी इकोनॉमिक पावर कितनी बढ़ गई थी। अब इवन आप देखते हो जो ग्रीक लोग जब यहाँ पे आए थे, हमने देखा था कि बहुत लोग होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज से इंडिया में आ रहे थे, चाहे बुद्धिज्म के लिए, चाहे जैनिज्म के लिए, चाहे आपके वेदों के लिए, चाहे किसी भी रूलर के बारे में जानने के लिए, देश के बारे में जानने के लिए, बहुत अलग अलग लोग आ रहे थे। उसमें से ग्रीक भी थे, हमारे पढ़ा था पहले भी हमने। तो जब ग्रीक आए थे तो ग्रीक ने ना वो अपने अकाउंट में अपने जो उनका जहाँ पे वो लोग लिखते हैं देश के बारे में, किसी भी देश के बारे में, जब वहां जाके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने लिखा था उसमें नंदा डायनेस्टी के बारे में, किस तरीके से जो नंदा का डायनेस्टी है उसमें बहुत बड़ी आर्मी है। आप अलग अलग अकाउंट से देखोगे जो नंदा डायनेस्टी है उसका जो लास्ट रूलर था, जो लास्ट एम्पर था, वो धनानंदा। और क्योंकि वो बहुत अमीर था, बहुत रिच था, लेकिन फिर भी ना उसने पता है लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट करा, बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करा, जो मना रहा है उनसे वो करवा रहा है। तो यानी कि जो धनानंदा था, जो आपका लास्ट एम्पर था धनानंदा, इसने बहुत ऐसे कुछ मेजर्स करे,
ऐसी चीजें करी जिसकी वजह से लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट करा, बहुत सप्रेस करा, और यहीं से जो है उसका गिर जाना जो है स्टार्ट हो गया था। और तभी जो मगध का था वो मगध का एम्पायर हट गया था, और उसकी जगह आपका जो आप देखोगे नंदा एम्पायर को कॉन्क्वेर कर लिया था आपके मौर्याज ने, और इसके बाद शुरू हुआ था आपका मौर्य का एम्पायर। यानी कि इंडिया का जो फर्स्ट एम्पायर रहा वो मगध का एम्पायर था। इसकी शुरुआत आप देखोगे करी थी हरियनका डायनेस्टी ने, मैंने लिखा हुआ है हरियनका डायनेस्टी में बिंबिसारा था, उसने जो इसको शुरुआत करी थी, फिर अजातशत्रु वगैरह आए थे। फिर उसके बाद आपकी आएगी शिशुंगा डायनेस्टी, फिर आपकी नंदा डायनेस्टी, ये आपकी रहेगी, एंड लास्ट आपकी आएगी इसके बाद मौर्यास। तो आपके जो मौर्य थे, क्योंकि फिर मौर्य आपके रहेंगे, उसके बाद मुगल्स वगैरह आएंगे, फिर वो सबसे फिर ब्रिटिशर्स आएंगे, तो आपका एम्पायर चलता रहेगा। तो यानी कि इंडिया का जो फर्स्ट एम्पायर था वो था आपका मगध एम्पायर। उसके बाद आपका आएगा मौर्याज एम्पायर, उसका आएगा मुगल एम्पायर, फिर आपका आएगा ब्रिटिश एम्पायर, और फिर आपका आएगा इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। अच्छा ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि मैंने यहाँ पे क्या बोला, कौन से रीजंस थे मगध के राइज होने के, और कौन कौन आया और किस टाइम पे आया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चा, दैट इज कॉल्ड अराइवल ऑफ ग्रीक्स। अब ग्रीक्स का यहाँ पे आना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ग्रीक्स यहाँ पर आए थे, और उन्होंने नंदा के बारे में लिखा भी था, अलग अलग पॉइंट्स लिख के उनके बारे में, जहां उन्होंने बताया कि भाई बहुत लार्ज आर्मी वगैरह वो मेंटेन भी कर रहे थे। अब अगर हम प्रॉपरली बात करें अराइवल ऑफ ग्रीक्स की, कहाँ से आए, कौन थे, कैसे आए, क्यों आए, उसको देखते हैं। अभी हमने बोला, हमने कुछ मगध के इवेंट्स के बारे में बात करी, उसमें हमने देखा जो आपका अब देखो आपने ये देख लिया कि इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, ये आपका जो बिहार वाला पार्ट है, यहाँ पे एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, आपने अभी देखा कि इस वाले पार्ट में क्या चल रहा है, आपने ये तो देख लिया ना, एक सेकेंड, ठीक है भैया, जो इसका ईस्टर्न पार्ट है मगध वाला है पूरा का पूरा, यहाँ तक है एक्चुअली। इस वाले पार्ट में क्या चल रहा है आपने ये देख लिया, लेकिन आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर क्या चल रहा है, आपने ये जानने की कोशिश करी, आपको ये पता है कि वहां पर क्या चल रहा है, उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से ग्रीक्स ने एंट्री वहां से ली, इस तरीके से वहां से आते हुए, और फिर किस तरीके से इंडिया में अपना राज करा, थोड़ा बहुत कोशिश करी झेलम के आसपास के एरिया में। अच्छा ये आपके दिखा रखे हैं महापद्मानंदा के बारे में, जब मैंने बोला इन्होंने कॉइन्स वगैरह इशू करे, देखो इस तरीके से पंचमार्क सिल्वर, सॉरी पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स इन्होंने इशू करे थे। पंचमार्क बता रखा है मैंने, सिल्वर कॉइन होता है जिसमें से स्टेप कुछ पंच होता है, मतलब कुछ होता है मार्क लगा होता है, उसको पंच करेंगे तो पंच हो जाएगा वो जो आपको कॉइन की, इस तरह से उसमें फिगर्स वगैरह जो है उबड़ खाबड़ से इरेगुलर सा होता है, वो जो है बन के निकल जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है दिखा रखा है कुछ, इंडिया का पोस्ट टाइम के बारे में, पाणिनि वाज अ पर्सन, एक संस्कृत ग्रामेरियन थे, 5th सेंचुरी बीसी के आसपास की बात है, और इन्होंने नंदा के बारे में जो है लिखा था, कई चीजें उस टाइम पर भी ये थे एक्चुअली। और उन्होंने अष्टाध्यायी, ये 8 अध्याय थे बेसिकली इसके अंदर, जिसमें उन्होंने कई सारे रूल्स लिखे थे संस्कृत ग्रामर के अपने सूत्र में, तो वो यहाँ पे दिखा रखे हैं कई सारे। अब देखो बात करती हूँ मैं ग्रीक्स के बारे में, इसके बारे में क्या बोल रही हूँ मैं, कहते हैं दिस एरिया वाज होम टू स्मॉलर किंगडम्स। अब आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना ग्रीक्स वाला, ये इस तरीके से पहले यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से किंगडम थे। अमंग देम अकॉर्डिंग टू ग्रीक अकाउंट्स, हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है किंगडम। अब बाद में पता है कि ये पूरा का पूरा आपका बन जाएगा पर्शियन एम्पायर, जिसको आपने अलेक्जेंडर जो आप पढ़ोगे ना उसने हथिया लिया था, तो ये उसका एम्पायर बन जाएगा। अब अगर बात करूं मैं कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में क्या चल रहा था, यहाँ पे मान लो, तो यहाँ पे देखो बोलूंगी बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम थे। यहाँ मैंने बोला भैया मगध का एक अपना किंगडम बन गया था, ये वाला रीजन पूरा का पूरा, ये वाला रीजन। लेकिन यहाँ की बात करूं अगर नॉर्थ वेस्ट की, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम थे, और जिसमें से एक जो है काफी इंपॉर्टेंट था, वो था पौरवास, यानी कि जो उसका किंग का नाम था वो था पोरस। तो पोरस जो किंग था उसका रीजन था, एरिया था, किंगडम था, जिसका नाम था पौरवास। अच्छा जी, अब इसी के ऊपर जो अलेक्जेंडर है वो अटैक करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बिल्कुल यही था ना, यहाँ पे आपका पौरवास थे इस वाले एरिया के आसपास। तो यहाँ पे से जब आपका अलेक्जेंडर जो है घूमता हुआ यहाँ तक आया था, उसने ये वाला जो है पूरा का पूरा एरिया हथिया लिया था। अलेक्जेंडर को ना बहुत होता है कि मुझे ना वर्ल्ड के एंड तक पहुंचना है, बिल्कुल वहां तक का जो है पूरा का पूरा रीजन जो है मेरा होना चाहिए। और वो काफी स्मार्ट, काफी इंटेलिजेंट भी था, हालांकि उस चीज में काफी इंटेलेक्चुअल था वो उस चीज के लिए। तो यहाँ पे आपका रीजन था वो। अच्छा अब देखो बात करती हूँ मैं 334 बीसी से लेकर के 331 बीसी के अराउंड जो है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर आया। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे अलेक्जेंडर, आपको दिख रहा है ये अलेक्जेंडर, एक काफी यंग और एक पावरफुल ग्रीक का किंग था, जो कि एक्चुअल में आपका मैकेडोनिया से आया था। मैकेडोनिया आपको उधर की तरफ, आपको यहाँ पे ग्राफ में अगर यहाँ पे होगा तो, और नहीं होगा तो आपको वैसे दिखा दूंगी बाद में, मैं नेक्स्ट क्लास में ना पिक्चर लगा दूंगी उसकी। मैकेडोनिया वाज समवेयर हियर, मैकेडोनिया में वो था।
ठीक है। कह रहे कैंपेन अगेंस्ट द पर्शियन एम्पायर, वो आता है वहां से और पर्शियन एम्पायर के अगेंस्ट लड़ता हुआ आता है कि जो जो आपके जो ग्रीस वाला एरिया है, जो ग्रीक थे, जहां पर ग्रीक कहाँ पे थे, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, यहाँ पे ग्रीक थे। इन्होंने पहले क्या किया था, इस वाले रीजन में ना जो आपके पर्शियन थे, इन्होंने इस वाले रीजन में यहाँ पे अटैक किया था। इसका बदला लेने के लिए अलेक्जेंडर यहाँ से आता है और इस पूरे रीजन के खिलाफ जो है वो लड़ता हुआ आता है। अलेक्जेंडर ने फाइनली पूरा का पूरा जो पर्शियन एम्पायर है उसको कॉन्कर कर लिया, जितना भी आपको दिख रहा है ऑरेंज एरिया, ये पूरा का पूरा जो उसके बाद किसका हो गया था, अलेक्जेंडर का हो गया था। मतलब बेसिकली इन्होंने ग्रीक्स वाले लोगों ने, ग्रीक्स ने इस थोड़े से एरिया पे कब्जा किया था, ये वाला एरिया पे इन लोगों ने अटैक किया था। इसके बदले में अलेक्जेंडर ने क्या करा, पूरा का पूरा जो एरिया था उसने अपने हथिये कर लिया, लड़ा इससे और यहाँ पे इस एरिया को अपने अंडर कर लिया और इसको बना दिया पर्शियन एम्पायर, जहां पे पूरा का पूरा हम देखोगे ग्रीक का कल्चर काफी एक्सपांड भी होगा। कहते हैं कि जो एम्पायर है कि 3 कॉन्टिनेंट्स में था, आपको दिख रहा होगा वैसे भी अभी भी है, ये आपका यूरोप, यहाँ पे देखो इधर आपका यूरोप की तरफ भी जा रहा है, आपका यहाँ पे देखो ये आपका एशिया भी है, ये आपका हल्का हल्का सा मैं कहूंगी ये बीच वाला पार्ट भी है आपका। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो है ये फैला हुआ है, अफ्रीका तक भी जा रहा है। तो देखो 3 कॉन्टिनेंट्स है इसके अंदर, यूरोप है, अफ्रीका है ये पूरा का पूरा, और ये आपका एशिया है। 3 कॉन्टिनेंट्स में जो एम्पायर था फैला हुआ था और ये बहुत बड़ी बात है खुद में, ये किसने करा, आपके अलेक्जेंडर ने करा। अच्छा, यहाँ पे देखो एक आधा पॉइंट बोल रहे हैं ये, लेकिन ये मैं बाद में बताऊंगी आपको जब आगे आप पढ़ लोगे। उसके बाद यहाँ बात करते हैं। पहले कहते हैं बैक इन पर्शिया आप देखोगे अलेक्जेंडर ने कई सारे रिबेलियंस फेस करे, बहुत लड़ाइयां हुई उसके खिलाफ, पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ और फाइनली जो आप देखोगे कि बेबीलोन में, यहाँ पे देखो इस टाइम के बीच में बेबीलोन में 32 की उम्र में वो मर गया था। अच्छा जी, उसका बहुत बड़ा एम्पायर था जो कि बहुत जल्दी जल्दी छोटे छोटे से किंगडम्स में बट गया था। उन्होंने कुछ सेट्रैप्स यहाँ पर आए थे जिन्होंने अपने अपने अलग अलग किंगडम बना लिए थे। इससे इसके यहाँ से बताने से पहले मैं ऊपर जाते हैं एक बार। देखो क्या हुआ था, सेट्रैप्स कौन होते हैं, अगर मैंने बोला कि अलेक्जेंडर की डेथ के बाद जो एरियाज थे वो सेट्रैप्स के अंडर आ गए। सेट्रैप्स कौन थे, सेट्रैप्स बेसिकली क्या था, मान लो ये एक रीजन है, ये जो है अलेक्जेंडर ने हरा दिया, इसको हरा दिया। अब हराने के बाद उसने ना अपने कुछ गवर्नर्स को यहाँ पे राज करने के लिए छोड़ दिया, हरा दिया उसने, किंग वहां से हट गया। अब अलेक्जेंडर ने अपने गवर्नर लिए और यहाँ पे अपॉइंट कर दिया, यहाँ पे राज करने के लिए छोड़ दिया। इन्हीं गवर्नर्स को कहा गया आपका सेट्रैप्स। क्या कहा गया, आपके सेट्रैप्स। तो वही कह रही हूं मैं, ये जो पर्शियन के और ग्रीक एम्पायर के वो गवर्नर्स हैं जो कि मान लो अलेक्जेंडर है, जब उसने वो देखा उसने यहाँ पे हरा दिया, अब हरा के वो उसको तो और आगे जाना है, वो हराएगा उस एरिया के किंग को और ये जो एरिया है वो अपने गवर्नर को दे देगा कि तुम उसको संभालो, मुझे आगे भी अभी बहुत एरिया को कॉन्कर करना है। उन्हीं लोगों को, उन्हीं गवर्नर्स को कहा गया आपके सेट्रैप्स। और जब अलेक्जेंडर मर जाएगा तो जो सेट्रैप्स है यही जो है, मान लो मैं जो राजा था अलेक्जेंडर मार के चल दिया, ये इसका एरिया हो गया, ये इसको संभाल रहा है, इसका ध्यान अलेक्जेंडर इस पर नजर भी रख रहा है पूरी पूरी। लेकिन जब अलेक्जेंडर मर जाएगा अब इस पर नजर रखने वाला कोई नहीं है, लेकिन राज तो इसका है, तो यहाँ का एक किंग बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इन सेट्रैप्स जो है बाद में किंग बन गए, तो इन्होंने अपने अलग अलग छोटे छोटे से किंगडम बनवा लिए थे। आई रियली होप आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो रही हो मेरी आवाज से कोई, ठीक है, मतलब आई कांट डू एनीथिंग इन दिस केस। बहुत ज्यादा आवाज थोड़ी वैसी हो रही है, बैठी बैठी सी पता नहीं किस तरीके की, बहुत भारी भारी सी हैवी हो रही है, अगर इशू लग रहा होगा बहुत ज्यादा तो मुझे पर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा सा, तो बताना जरूर अगर ऐसा कुछ हो तो। बाकी एंड ट्राइंग माय बेस्ट कि ऐसा कुछ इशू ना लग रहा हो वैसे। वही मैं कह रही हूँ, सेट्रैप्स कौन है, बेसिकली वो गवर्नर्स हैं जो अलेक्जेंडर जब किसी किंग को उसने हरा दिया, अपने लोगों को वहां पे अपॉइंट कर दिया ध्यान रखने के लिए, और अलेक्जेंडर की डेथ के बाद वही लोग जो है वहां के किंग बन गए। उन्होंने अपने अलग अलग छोटे छोटे से किंगडम बना दिए। और कहते हैं इन सेट्रैप्स की काफी पावर होती थी और ये अपनी फ्रीडम भी होती थी इनके पास। हालांकि चाहे मैं बोल रही हूँ ना कि वो बेसिकली रूलर्स के जो है सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल है, मतलब जो रूलर है ना वो सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर है, लेकिन काफी पावर जो है सेट्रैप्स के पास होती थी। क्यों होती थी भाई, जो आपका अलेक्जेंडर है वो खुद उनको पावर दे रहा था बेसिकली राज करने के लिए यहाँ पे, तो उनके पास पावर होती थी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रखा है, जैसे मैंने बताया ना अलेक्जेंडर का बहुत वो था कि उसको वर्ल्ड के एंड तक पहुंचना है, वहां तक का जो पूरा का पूरा एरिया है पूरा का पूरा अलेक्जेंडर का होना चाहिए। उसको इंडिया से ना बहुत फैसिनेशन थी, इसलिए वो इंडिया में आया था। उसको ये था कि इंडिया जो है ना वर्ल्ड का एंड है, अगर वो इंडिया में राज कर लेगा तो पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट वो राज कर लेगा। उसको ऐसा लगा था क्योंकि उस टाइम तक पता है बहुत सी फिलोसफीज थी। कोई कहता था जो वर्ल्ड है वो गोल है, कोई कहता था जो वर्ल्ड है वो ऐसे एक 2D शेप है, एक ऐसे है, यहाँ से लेगा यहाँ तक, बस बात खत्म। बाद में पता चला था कि भाई वर्ल्ड जो है बस फेयर है, जियोइड है जो कि ऐसे घूम रही है। वो थ्योरीज हैं, साइंटिस्ट आए थे चक्कर की जो डिस्कवरी हुई थी कई चीजों की। अच्छा अब देखो आप बोल रही हूँ मैं
भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो अलेक्जेंडर था वो चाहता था पूरे के पूरे वर्ल्ड पे राज करना, और उसको ऐसा करके क्या मिला उसको ऐसा करके? देखो मैंने बोला है भैया, यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है कि उसका ये था कि उसको एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाना है जो कि अर्थ के पूरे वर्ल्ड के एंड तक पहुंच सके। क्यों करना है ऐसा उसको? इमेंस वेल्थ, बहुत पैसों के लिए, पर्सनल ग्लोरी, अपनी रिकॉग्निशन के लिए, अपनी शान और शौकत के लिए, दिखाने के लिए कि भैया, और साथ साथ एम्पायर्स पे, जो बाकी एम्पायर उन पे एक इम्पैक्ट छोड़ने के लिए, अपनी छाप छोड़ते जाने के लिए, कि जब मर जाऊं तभी मेरा नाम इतिहास में रहे कि मैंने ऐसा कुछ किया था। अब उसने क्या किया, क्या उसको गेन हुआ ऐसा करके? ऑब्वियसली बात है, उसको बहुत पैसा मिला ऐसा करके। उसने अपने किंगडम को बहुत एक्सपैंड कर लिया, वो हिस्ट्री में बहुत पावरफुल मिलिट्री का लीडर बन गया और एक बहुत बड़ा कॉन्क्वेयर बन गया, जिसने बहुत से एरिया को कॉन्क्वेयर भी किया था। ये आपका रहा अलेक्जेंडर के बारे में। पता है, अगर जैसे मैंने बताया कि जब अलेक्जेंडर ने इस तरीके से यहाँ से जब वो आ रहा था, यहाँ से आते हुए जब उसने इंडिया में एंटर किया, मैंने बोला यहाँ पे पौरवास था, पौरस जो किंगडम था लेड बाय द किंग पौरस था, और पौरवास उसके जो रीजन का नाम था। जब वो यहाँ पे आता तो उनके बीच में एक लड़ाई होती है, पौरस और बेसिकली अलेक्जेंडर के बीच में। और पता है क्या होता है, जो पोरस है वो काफी कोशिश करता है। पोरस की भी आर्मी काफी अच्छी थी, पोरस खुद भी काफी इंटेलिजेंट था, काफी अच्छा था, काफी वो था, इंटेलेक्चुअल था, और वो लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर से वो लड़ता है, बिल्कुल एंड तक लड़ता है, लेकिन पोरस जो है वो हार जाता है। और हार जाने के बाद अलेक्जेंडर जो है वो उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, तुमको कैसे ट्रीट करा जाए, क्योंकि उसने यूजुअली उसको पता था कि अलेक्जेंडर हारने के बाद कई बार जो राजा को राजा दे देता है कि तुम जो है संभालो। तो अब उसने पूछा कि तुम्हें कैसे, तुम चाहते हो कि तुमको ट्रीट कैसे करा जाए? हालांकि मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हूं कि तुमने बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई करी है, मुझे हराया है, लेकिन फिर भी तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमको कैसे ट्रीट करूं उसके बाद? तो पोरस कहता है एक किंग की तरह। अब उसके बाद जो है मान लेता है वो अलेक्जेंडर जो है पोरस के हाथ में उसका किंगडम देता है एज सेट्रैप के रूप में। ऑब्वियसली मैंने बताया कि सेट्रैप उसको बना दिया, उसका अपना अलग किंगडम है, बस जो ऑफिशियल रूलर है वो उसका, आपका जो ऊपर बैठा है हेड पे, वो आपका अलेक्जेंडर ही है, लेकिन जो अंडर काम कर रहा है, जो मेन इंसान है, जो गवर्नर है वहां का, वो आपका है पोरस। वो चाहे तो अलेक्जेंडर के डेथ के बाद अपना अलग किंगडम दोबारा से बना ले। ठीक, आप देखो बोल रहे हैं यहाँ पर आपको अपने टीचर्स की हेल्प से ये बताना है कि कुछ और डिटेल्स आपको बतानी है पोरस और अलेक्जेंडर के बारे में, और आपको कुछ यहाँ पे बातें यहाँ पे लिखनी है। देखो मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ था, कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी थी यहाँ पे लिखने के लिए आप लोगों के लिए, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि जो पोरस है ना, वो मैंने कहा 4th सेंचुरी बीसी के आसपास वो आया था। वो इंडियन किंग था, जो कि रीजन आपका झेलम से लेकर के चेनाब नदी, जो आपका इंडस वाला एरिया है ना, ये इस तरीके से यहाँ पे झेलम से निकल के जो चेनाब नदी है, ये वाला एरिया जो है वो इसका था। और इसी जो रीजन में अलेक्जेंडर जो है आ रहा था लड़ने के लिए, तो वो यहाँ पे लड़ा था। तो जो ये जो रीजन था, इसके बीच में इनकी लड़ाई हुई थी। अच्छा जी, अब वो आता है अलेक्जेंडर यहाँ पे आता है, उसका इन्वेजन, यानी कि इन्वेजन का मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान बाहर की जगह से हमारी कंट्री में आता है इन्वेड करने के लिए, उसको उस पर कब्जा करने के लिए, तो वो आया था यहाँ पर। अब पोरस ने काफी मुश्किल से, काफी तरीके से, काफी अच्छे से अलेक्जेंडर को रेसिस्ट करा था, काफी रोका उसको, लड़ा उससे एंड तक भी, लेकिन फिर भी वो उससे हार गया था। और तो जो अलेक्जेंडर था वो काफी इंप्रेस हुआ था उसकी टेक्निक से, उसके स्पिरिट से, उसकी लड़ने की नॉलेज से, स्किल से, इसलिए उसने उसको अलाउ करा कि भाई ठीक है, तुम अपना किंगडम जो है अपने पास रखो। और इवन ऐसा कहते हैं कुछ आर्टिकल्स में कहूँ, कुछ जगहों पे कहूँ, उनमें लिखा भी हुआ है कि इवन जो अलेक्जेंडर था वो उससे इतना इंप्रेस हो गया कि उसने कुछ और टेरिटरी जो अपनी एरिया की वो भी उसको दे दी, ऐसे मानते हैं। देयर आफ्टर जो सपोर्टर अलेक्जेंडर का, जब उसकी डेथ हो गई थी ना, तो हमने कहा कि उसके बाद जो कुछ और लोग थे तो वो उसकी पोजीशन पे आ गए थे। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, जो सपोर्टर था अलेक्जेंडर का, जिसका नाम था पोरस, इसके बाद का भी हमने करी है, उसको मैकेडोनिया का सबऑर्डिनेट रूलर भी बना दिया गया था जब अलेक्जेंडर मर गया था। तो अलेक्जेंडर की डेथ के बाद कहते हैं कि पोरस जो है वो वहां का, आपके ग्रीक वाले एरिया का, मैकेडोनिया का रूलर, जो सबऑर्डिनेट रूलर है, वो भी बन गया था। ये आपका पॉइंट हुआ। सॉरी, अब देखो यहाँ बात कर रही हूं मैं कि जब उसको ये बहुत था ना, बहुत था उसको भाई मुझे जो है वर्ल्ड के एंड तक जाना है। अलेक्जेंडर जो है ना और आगे जा रहा था, पोरस से लड़ने के बाद उसको और आगे जाना था, ठीक है, पोरस को हराएगा और फिर और आगे जो है वो जाएगा। लेकिन वहां पे जो लोकल ट्राइब्स है वो उसको काफी रोकेंगी उसको, वहां पे बहुत लड़ाइयां होंगी, बहुत लोगों को वहां पे जो यहाँ पे हत्या हो जाएगी, बहुत लोग वहां मर जाएंगे उन वॉर्स में, काफी चीजें होंगी। इवन मानते हैं कि कई जगहों में ना जो वुमेन थी वो भी अपने अपने मेन के साथ खड़ी हुई थी वॉर को लड़ने के लिए। तो अलेक्जेंडर जो है इस चीज को देख काफी इंप्रेस भी हुआ था, हालांकि उसे काफी अच्छा लगा था। यहाँ पे कहते हैं अलेक्जेंडर जो है, हालांकि वो खुद भी काफी घायल हो गया था वॉर लड़ते लड़ते, देखो आपको दिख रहा है इस तरीके से, वो खुद भी काफी घायल हो गया था। और पता है क्या हुआ था, बहुत थक गया था, होमसिक था, उसको बहुत घर जाने की लग रही थी, ग्रीक वापस जाने की लग रही थी। तो ऐसा मानते हैं कि पता है ये वाला जो रीजन है आपका, मान लो यहाँ कुछ रीजन है आपका, यहाँ से जब वो लड़के जब वो आगे की तरफ जा रहे थे,
इवन जो आपके अलेक्जेंडर है उसी के जो सोल्जर्स है उन्होंने मना कर दिया कि भाई और आगे जाने की हमारी हिम्मत नहीं है, क्योंकि पोरस और अलेक्जेंडर के बीच का जो वॉर था वो काफी दिन चला था, क्योंकि पोरस भी अच्छा इंसान था, अच्छा इंटेलेक्चुअल था, इंटेलिजेंट था, काफी ब्रिलियंट, काफी पावरफुल था, और अलेक्जेंडर भी था, तभी तो उससे इंप्रेस हुआ था ना। तो पोरस से लड़ने के बाद अलेक्जेंडर जब वो जीत गया था, लेकिन तभी उसको सेक्टर बना आगे की तरफ जा रहा था और एरिया को कॉन्कर करने के लिए, उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया कि नहीं भाई अबे हमें और आगे नहीं जाना। उन्होंने मना कर दिया कि उन्हें आगे नहीं जाना है, गंगा नदी की तरफ उनके बस की नहीं है और वो लड़ना नहीं चाहते हैं। और अलेक्जेंडर जो है अपनी आर्मी को जो है वापस जो है इस एरिया से लिया उसने, ठीक है वहां वापस चलो, वापस लेके वो जा रहा था। हालांकि आप देखते हो जब वो जा रहा था तो और रीजन में ईरान वगैरह से होता हुआ निकला, कई जगहों से होता हुआ निकला, तो वहाँ पे काफी हार्श रीजन था, वो सूखा था काफी। आप देखोगे ना इधर से जा रहे थे काफी सूखा है, तो कई जो उसके ट्रूप्स थे, आर्मी के लोग थे, वो मर गए थे, प्यास से मर गए, भूख से मर गए, बीमारियों से मर गए थे। तो ये एक यहाँ पे पॉइंट रहेगा लास्ट। अलेक्जेंडर का जो है फाइनली यहाँ पर जो है वो अंत हो गया था बेबीलोन में, ठीक है जी, यहाँ पे उसका एंड हो गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक डायलॉग था यहाँ पे जो कि जिम्नोफिजिस्ट के साथ रहा था, उसका वो क्या होता है उसकी बात करते हैं। जिम्नोसॉफिस्ट कहते हैं अलेक्जेंडर ने ना एक ग्रुप के बारे में सुना था जो कि इंडिया के सेजेस थे, जो इंडिया के ऋषि मुनि होते हैं ना, उनके बारे में अलेक्जेंडर ने सुना था, जिसे वो ग्रीक के लोग कहते थे जिम्नोसॉफिस्ट। इसका मतलब होता है नेक्ड फिलोसफर, जो कुछ खास ज्यादा कपड़े नहीं पहनते हैं और अपनी फिलोसफी झाड़ते हैं बेसिकली, क्योंकि सेजेस हैं, ऋषि मुनि है, तो उनका काम है कुछ बातें कहना, फिलोसफी करना, तो वो था यहाँ पर, तो वो कहते थे, मतलब बेसिकली अलेक्जेंडर ने ना कुछ ऋषि मुनि के बारे में सुना जो कि इंडिया के हैं, लेकिन उनका नाम वो जो ग्रीक के लोग हैं वो उनको कहते थे जिम्नोसॉफिस्ट के नाम से, जिसे हम कहते हैं नेक फिलोसफर्स, ठीक है। हालांकि उनको उनकी मैं कहूँ चतुराई के लिए, समझदारी के लिए उनको जानते थे, बहुत इंडिया में भी काफी जानते थे उनको, ठीक है। कहते हैं अलेक्जेंडर ने उनको चैलेंज किया था, एक स्टोरी सी है बेसिकली, ट्रिकी क्वेश्चन से कुछ उनसे क्वेश्चन पूछा और कहा अगर तुमने सही बता दिया तो बढ़िया बात है, अगर नहीं बताएगा तो जो भी गलत जवाब देगा मैं उसको डेथ मतलब उसको मार दूंगा, उसकी मौत हो जाएगी, उसको मार दूंगा। और हालांकि जो जिम्नोसॉफिस्ट थे उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत कामली, बहुत ध्यान से, इंटेलिजेंटली अलेक्जेंडर के सारे ही क्वेश्चंस का आंसर दिया था, और लास्ट में वो अलेक्जेंडर काफी इंप्रेस हो गया था, उन सबको माफ करा और आगे की तरफ चल दिया। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिखा रखे हैं बेसिकली, कि दो बातें जो उसने उनसे कही थी। पहला था कि उस अलेक्जेंडर ने पूछा उन जिम्नोसॉफिस्ट से कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लाइफ या डेथ, कौन किसके पास किसमें ताकत ज्यादा है। तो सेजेस कहते हैं लाइफ, जिंदगी। ऐसा पता है क्यों कहा होगा ऐसा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि जो लाइफ है वो इंड्योर करती है, लाइफ में आप सह रहे हो बहुत कुछ, तो लाइफ में बहुत ताकत है। डेथ में आपने क्या सहा, डेथ आई, बात खत्म, आप मर गए, आप उसके बाद क्या सह रहे हो ऊपर क्या पता, लेकिन जिंदगी में आप बहुत कुछ सह रहे हो, इसलिए जिंदगी जो है वो ज्यादा ताकतवर है, तो स्ट्रॉन्गर है। अच्छा, तो अलेक्जेंडर ने एक चीज पूछी, हाउ कैन अ मैन बी मोस्ट लव्ड, कि इंसान सबसे ज्यादा प्यारा कैसे हो सकता है, कैसे सब उसको प्यार करें, मोस्ट लव कैसे हो सकता है। तो उसने कहा कि अगर वो पावरफुल भी हो और तब भी किसी और को इंस्पायर ना करो, कि किसी के इंस्पिरेशन ना बन रहा हो, वो कोई ऐसा वो ना हो, कभी भी लड़े ना वो, कि किसी में डर ना फैला रहा हो, वो ऐसा ना करे, तो वो इंसान जो है सबसे ज्यादा प्यारा है। भाई वो पावरफुल भी है लेकिन तब भी वो किसी को डरा धमका नहीं रहा है। तो वो जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे इस तरीके से, काफी अच्छा लगा उसको, तो काफी चीजें यहाँ पर हुई और उनको जो अलेक्जेंडर था वो काफी उससे इम्प्रेस भी हो गया था। समझ में ये हमने कंप्लीट करा आपका पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने मौर्य ग्रीक्स वगैरह के बारे में पढ़ा, अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा, और हमने उससे पहले क्या पढ़ा था, हमने सैट्रैप्स के बारे में पढ़ा, हमने सैट्रैप्स क्या होते हैं, हमने डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, हमने मगध के बारे में पढ़ा। तो हमने मगध और बेसिकली ग्रीस के बारे में आज की क्लास में पढ़ा। मैंने कहा था फर्स्ट क्लास में कि चैप्टर लेंदी है, तो इसमें 4-5 पार्ट, 3-4 पार्ट्स बनेंगे इसके भी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे आपके माइटी मौर्य, जिसमें हम कौटिल्य वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का समझ में आया, आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अपने आगे फ्रेंड्स को भी बताओ भाई, शेयर करो उन लोगों को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड थैंक यू सो मच इन वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। बाकी तबीयत थोड़ी डाउन थी, आई होप कल तक ठीक हो जाए। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।